वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। उसी क्रम में एक युक्ति परिवार की तरफ से एक नया प्रयास किया गया है, जो एक वीडियो इस पर आ चुका है बीपीएससी के संदर्भ में। जो आगामी जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला, जैसे CDPO 67 बीपीएससी और उसके आगे भी जो बीपीएससी होंगे, उसके संदर्भित जो चीज़ें होंगी उसके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया गया है, बिहार स्पेशल सीरीज के नाम से। तो इसका एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका। अभी तक जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इसमें आपको 100% की गारंटी दी जा रही। थंबनेल में आप लोग को देख रहे होंगे, तो क्यों दी जा रही है इसके संदर्भ में भी बातें कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उससे चीज़ें आपको दिखते हैं। उससे पहले जो भी हमसे नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं, जो हमारे नए व्यूअर हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने मित्र हैं, पुराने व्यूअर हैं, वो चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। 100% गारंटी की बात की जा रही है, ऐसा क्या बात है? तो ये दो आधार पर बात की जा रही है। इसका दो आधार है केवल। एक बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसमें 91 प्रश्न जो 110 में आए हैं, उस आधार पर एक। और दूसरा इसका एक फॉर्मेट जो बना हुआ है, फॉर्मेट इस कॉन्सेप्ट का, उसके आधार पर। क्यों? क्योंकि इसका करंट और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों को एक साथ शामिल करके आप लोगों को सामने लाया जाता है सेट के रूप में। तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिस टॉपिक से, उसके या तो करंट आपको कवर होंगे उस प्रश्न में, या तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो पार्ट का उस क्वेश्चन का होगा उससे संदर्भित होंगे। तो इसलिए कोई भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, बशर्ते आप इसके सभी वीडियो और को आप देखते हैं एक अच्छे तरीके से और उसका नोट्स अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल करते हैं। तो उससे पहले जो भी क्यूरी दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, फेसबुक का। आप सभी से जुड़ सकते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर युक्ति टाइप कीजिए और हमें वहाँ पाइएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो इसमें क्या खास है इस संदर्भ में देखते हैं। तो इसका 10 सेट आप लोग का आएगा, प्रत्येक का 15 क्वेश्चन आप लोग को पता है, तो इससे संदर्भित बातें की जाएंगी। साथ ही आप लोगों को बिहार सेशन से आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं कि पॉलिटी का सेक्शन, पॉलिटी के जो सेशन होगा उसके 10 सेट, जिसमें कुल 15 गुने 10 सभी सेट में 15 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार सभी सेट जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मिसलिनियस, करंट सभी को शामिल किया गया। कुल 900 प्रश्नों का सेट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर जो भी छूट जाएगा शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में, तो 1 से 2 सेट और भी शामिल कर लिया जाएगा। तो आपको कुल 1000 प्रश्नों का एक संग्रह मिलेगा। अगर इससे बाहर कोई भी प्रश्न पूछता है बीपीएससी, तो आपको इसकी गारंटी दिया जा रहा है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको बीपीएससी नहीं पूछ सकेगा, क्योंकि इसके दोनों पार्ट को आपको शामिल कर लिया जाएगा। अर्थात 900 का सेट ये होगा। उसके अतिरिक्त आपको हर सेट में से आपको हर क्वेश्चन से आपको जो प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न 1 है, उससे आपको अतिरिक्त 5 से 7 क्वेश्चन और भी MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है। तो आपको बहुत प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा। तो इस तरह इस प्रकार जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। ये दावा बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्ज़ाम जो हुआ है उसके संदर्भ में ही की जा रही है, क्योंकि जो DNA, DCA, टॉप 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेलीग्राम क्यूज़ जो कराए जाते हैं, उसी संदर्भ से जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो बिना समय गंवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य के साथ कार्य कीजिए। आपको बेहतर फॉर्मेट दिया जा रहा है और सभी एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पर हैं। इस आधार पर जिनका PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू और जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनके आधार पर उनके व्यू को समझते हुए उनके जो राय है उनके संदर्भ में ये प्रश्न फॉर्मेट को बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज के पॉलिटी सेशन से क्या लिया गया है। यह टॉपिक जो होगा
पॉलिटी का, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में होगा क्या, ताकि दोनों फॉर्मेट को आप लोगों को शामिल कर लिया जाए। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या निम्न में कितनी है। तो ऑप्शन ए है इंग्लिश फॉर्मेट, ये बाइलिंगुअल होता है, सभी को पता है। इसका हिंदी और जो आंसर और प्रश्न, जो क्वेश्चन और जो आंसर होगा, इसका दोनों बाइलिंगुअल होता है। तो जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से, वह इससे जुड़ सकते हैं। साथ में शेयर करते रहिए आप लोग। चलिए पहला प्रश्न के तौर पर देखते हैं। तो दोनों फॉर्मेट सेम है, आप लोगों को हिंदी जो फॉर्मेट है उसका एक्सप्रेशन किया जाता है, तो इसके संदर्भ में देखते हैं। और इंग्लिश फॉर्मेट वाले जो हैं थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, जहां जरूरत होगी वहां एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। प्रश्न को आप लोग देखिए, उसके बाद आंसर को देने का प्रयास कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, 75, ऑप्शन बी 156, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन डी 301, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। ये बीपीएससी ने जो ऑप्शन ई दिया है, सबसे पहले बता दिया जाए, ऑप्शन ई के संदर्भ में ये बहुत ही खतरनाक डेंजर है। इस जब तक प्रश्न का आप लोग 100% आप लोगों को सियोरिटी नहीं होगी किसी प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में, तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति में अगर गलत करते हैं तो गलत हो जाता है। तो आप लोग ऑप्शन ई को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो पहला का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 243, बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या क्या है। 243 बहुत इजी प्रश्न है, पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वह बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। चलिए देखते हैं, और भी चीज़ों को समय समय के साथ आगे जैसे सेट बनता जाएगा और भी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो बिहार में जो द्विसदनीय व्यवस्था, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, तो कितनी व्यवस्था, द्विसदनीय। विधानसभा में कुल कितने सदस्य, 243 है, सभी को पता है। जिसमें विधान परिषद की कुल संख्या कितना है, 75, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के कुल 75 संख्या है। और यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है, निर्वाचित की कितनी संख्या, मनोनीत की कितनी संख्या। तो देखिए एमसीक्यू आप लोगों को यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न आपका आप किस रूप से इस एक्सप्लेनेशन को लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया। हालांकि सदन में बहुमत न रहने पर राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है विधानसभा को, जबकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। जैसे लोकसभा राज्यसभा की प्रकृति होती है, सेम प्रकृति राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की प्रकृति होती है। तो इस संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आपको आगे भी मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले जो भी लिंक है आप लोग शेयर करते रहिए। यह टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर डेली क्विज 3 शिफ्ट में चलता है। जिन लोग लगातार लोग जुड़ रहे हैं, दे रहे हैं 3 शिफ्ट में, मॉर्निंग, इवनिंग, और आपको दोपहर के समय में, मिड डे के समय में आप लोगों को दिया जाता है, आफ्टरनून के टाइम में। तो इसके संदर्भ में आप लोग को 3 चीज़ें देखनी है। क्या तीनों का फॉर्म, जब क्विज चलता है तीनों का सब्जेक्ट टॉपिक दिया हुआ रहता है, उसी के आधार पर दिया जाता है। इस पर विस्तृत आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं, लिंक से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाई जा चुकी है। तो बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाई जा चुकी है। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट्स रूल्स हैज बीन इम्पोर्ट बिहार टिल नाउ। तो इसके संदर्भ में क्या है, तो इसके संदर्भ में देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। आप लोग साथ में कमेंट करते जाइए इस वीडियो के साथ, तो ज़्यादा एक्टिव होकर आप लोग आपका तैयारी होगा। क्योंकि अगर साथ में आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका एक्यूरेसी बढ़ता है, और जो भी एग्जाम में आप लोग का है तो आप लोग बेहतर तरीके से आगे बढ़िएगा। तो इसके संदर्भ में उपयुक्त ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर इसका सही उत्तर आपको डी होगा, क्योंकि ये 8 बार लग चुका है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन। तो इसके संदर्भ में बहुत सी बातें आप लोग यहाँ दी गई, इससे बाहर राष्ट्रपति के शासन के संदर्भ में नहीं पूछा जा सकता। जो शेष होगा अगले क्वेश्चन में शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं, कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जून 1988 68 से 69 पहली बार लगा है, जिसमें कुल 242 दिन लगा था। नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे बिहार के। दूसरी बार जुलाई 1969 से फरवरी 1970 225 दिन का लगा था। नित्यानंद कानूनगो से दोनों सेम ही थे उस समय, क्योंकि एक ही साल के अंदर लग गया था।
नेक्स्ट लगा था जून, तीसरी बार लगा था जून से मार्च 1972, 70 दिन के लिए लगा था। देवकांत बरुआ जी थे, उसमें राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट अप्रैल से जून 1977, 55 दिनों के लिए जगन्नाथ कौशल जी थे, उस समय राज्यपाल बिहार के। नेक्स्ट लगा था फरवरी 19 से जून 1980, 112 दिनों के लिए AR किदवई जी थे, उस समय राज्यपाल बिहार के। नेक्स्ट है आप लोगों को मार्च से अप्रैल 1995 लगा था, केवल 7 दिनों के लिए डॉक्टर AR किदवई थे उस समय। तो यहाँ MCQ आपको ये भी बन सकता है कि सबसे कम दिनों का राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था, किस वर्ष लगा था, किसके राज्यपाल के शासनकाल के दौरान लगा था। तो इस संदर्भ में आपको MCQ बनाया जा सकता है, BPSC बना सकती है। तो आप लोग हर चीज़ को हर एंगल से देखते चलिएगा। नेक्स्ट लगा था 1999 में फरवरी से मार्च तक 26 दिनों के लिए सुंदर सिंह भंडारी के शासनकाल में, उसमें राज्यपाल बिहार के वही थे। नेक्स्ट था मार्च 2005 से नवंबर 2005 तक 262 दिनों के लिए सरदार बूटा सिंह के शासनकाल में राज्यपाल उस समय थे। तो इसके संदर्भ में आपको चीज़ें दी हुई है, सारे चीज़ों को यहाँ कवर किया। सेम फॉर्मेट इंग्लिश वाले के लिए वो लोग भी देखते चलें। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसके संदर्भ में बातें देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। यह राज्य सरकार के निलंबन और उस राज्य के प्रत्येक चौक पर केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने की स्थिति को स्पष्ट करता है। तो क्या स्पष्ट करता है? निलंबन प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार के नियंत्रण में। तो आपको MCQ को यहाँ भी पूछा जा सकता है MCQ के तौर पर। नेक्स्ट है इसमें, इसी प्रक्रिया को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे संवैधानिक आपातकाल के रूप में से भी जाना जाता है, ये भी MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय 1994 बम्बई विवाद जिसके नाम से जानते हैं, सभी स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया था जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस वाद को आप लोग तो रट जाइए, याद कर जाइए, क्योंकि इस वाद से संदर्भित बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में। तो और भी चीज़ों को शामिल किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तभी आगे बढ़ते हैं। नोट एक लोग आप लोग को याद रखनी चाहिए एक बात, यहाँ ऐसी स्थिति कब बनी थी? त्रिशुंग सदन जो होता है, हंग असेंबली जब होता है, यानी वह स्थिति जहां आम चुनाव के बाद कोई भी दल बहुमत के हासिल नहीं कर पाता या बहुमत की स्थिति नहीं होता। इसके संदर्भ में बम्बई विवाद का निर्वाचन, जो बम्बई विवाद का जो मुद्दा था वो दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है या लगाता है। इसके संदर्भ में बातें देखने को मिलती है। राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा प्राप्त करने पर इस पर फिर जो केंद्र की सरकार होती है उससे राय लेकर उसके बाद ही कुछ राष्ट्रपति शासन संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। सहमत होगी इस पर राष्ट्रपति सहमत होते हैं। इसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चला सकता। अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राज्यपाल लगाया जाता है। इसकी संसदीय स्वीकृति अवधि क्या होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ये जानना चाहिए। इसके संदर्भ में बातें शामिल की जा चुकी है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 2 महीने की अवधि के भीतर लिए गए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होती है। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा अर्थात संसद की मंजूरी 2 महीने के अंदर लेनी होती है, नहीं तो वो अमान्य घोषित हो जाता है। यह मंजूरी दोनों सदनों का साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से प्राप्त किया जाए। देखिए MCQ यहीं से पूछा जाता है BPSC हो या किसी भी एग्जाम में, तो उसके पार्ट से ही पूछा जाता है। अब इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। आप लोग विश्वास कीजिए और तैयारी को और भी बेहतर बनाइए नए अनुभवों के साथ। प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन को केवल 6 महीने के लिए वैध होता है राष्ट्रपति का शासन। इससे संसद की मंजूरी से अधिकतम कितने दिन होता है? अधिकतम 3 वर्ष होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे अधिकतम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा, क्योंकि अगले MCQ में उससे प्रश्न होंगे। तो आप लोग इसके संदर्भ में अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि राष्ट्रपति की घोषणा लोकसभा के विघटन होने के समय जारी है, अर्थात अभी लोकसभा का विघटन हो और किसी राज्य में राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा की जाती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति अगर निर्णय लेता है तो इसके संदर्भ में क्या बातें हैं ये भी आप लोगों को जाननी चाहिए। लोकसभा के 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र की स्वीकृति की जा सकती है। हालांकि जब बैठक होगी लोकसभा की उसके बाद 30 दिनों के अंदर या
या राज्यसभा या निश्चित किया जा सकता है, स्वीकृत करना होगा। तो इसके संदर्भ में बातें हैं। संसद की स्वीकृति प्रत्येक 6 माह के बाद बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक 6 माह करते करते आप अधिकतम 3 वर्ष तक यह लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही 3 वर्ष तक लागू रहेगा, प्रत्येक 6 माह के बाद आपको इसके लिए संसद से अनुमति लेनी होगी। तो यह MCQ के तौर पर इसमें बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न तो एक ही था, तो आप देख सकते हैं यहाँ से MCQ आपको 15 से 20 MCQ तो आपको यहाँ से आराम से बनाए जा सकते हैं। अगर BPSC इस टॉपिक को चूज करती है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कोई प्रश्न बनाए, तो आपको यहीं से 15 से 20 क्वेश्चन का एक संग्रह मिल जाता। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ 100% ये गारंटी है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर वन लाइनर नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑनलाइनर केवल पढ़ा के आगे बढ़ लिया जाए तो मेरी नैतिकता उससे यह नहीं कहेगी कि आप लोग केवल वन लाइनर को याद कराया जाए। पूरे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को पता हो कि कौन सा टॉपिक किससे कवर कोऑर्डिनेट है, अगर ये आप लोग सीख जाते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर क्या शामिल है, बिहार कार्यपालिका के प्रशासनिक प्रमुख निम्न में से कौन होता है। BPSC इस प्रश्न को पूछा भी है, तो आप लोग इसका उत्तर दिए सेम फॉर्मेट इंग्लिश वाले। तो ऑप्शन ए देखते हैं मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव और ऑप्शन डी संयुक्त सचिव। तो और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मुख्य सचिव। क्यों प्रशासनिक प्रमुख की बात की जा रही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, तो कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और PM या मुख्यमंत्री जो केंद्र का मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है संयुक्त रूप से। कमेंट बॉक्स में आप लोग भाई यह किस आर्टिकल के तहत वर्णित है, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा उसके संदर्भ में बातें रहेगी, इसलिए आर्टिकल के संदर्भ में अभी नहीं चर्चा की जा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। तो सभी रूप से इसको समझ लीजिए। वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्य सचिव कौन है, त्रिपुरारी शरण जी हैं। तो इसके संदर्भ में देखिए करेंट, इसका बेसिक सभी को कवर कर लिया जाता है, और भी चीज़ें आगे भी शामिल की जाएगी, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे। इसके पूर्व मुख्य सचिव कौन थे, अरुण कुमार सिन्हा। इनके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे थे, हालांकि इनका कोविड-19 के कारण इनका मौत हो गया। तो इसके संदर्भ में आपको चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ इंग्लिश फॉर्मेट में है, तो इंग्लिश वाले थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आप लोग देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, बिहार प्रशासनिक सुधार के आधार पर कितनी इकाइयों में विभक्त है। तो बिहार को प्रशासनिक आधार पर कितने वर्गों इकाइयों में बांटा गया है, प्रश्न को समझिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो बिहार के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कितनी इकाइयों में बांटा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर, और ऑप्शन ई तो सभी लोगों को पता है क्या है, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 5 इकाइयों में बांटा गया है। बिहार इज डिवाइडेड टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के संदर्भ में बांटा गया है। तो इसे आगे देखते हैं, ऑप्शन सी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था कार्यपालिका के अधीन होती है, जानते ही हैं आप लोग, जो नहीं जान रहे तो अभी जान लीजिए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसे 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। एक ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड, तीसरा अनुमंडल, चौथा जिला या प्रमंडल, जिला या मंडल, और चौथा होता है, 5वां होता है प्रमंडल, कमिश्नरी जिसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सब चीज़ें, इसके संदर्भ में और भी क्या MCQ बनाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत अनेक छोटे प्रशासनिक इकाइयों से जुड़ा होता है, जैसे गांव का संग्रह होता है, उसमें प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। तो इसके संदर्भ में बातें आपको पूछी जा सकती है। प्रखंड, कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर प्रखंड की संरचना की गई है, जिसका प्रखंड अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में इसका अधिकारी होता है, जिसे BDO भी बोला जाता है।
यूपी में वीडियो बोला जाता है। तो सभी जगह अलग अलग इसका नामकरण है। वर्तमान में बिहार के 534 जो 534 आपको प्रखंड या ब्लॉक है। तो ये सब आपको वन लाइनर प्रश्न के रूप में शामिल किया जाता है। वन लाइनर जो वीडियो होता है इसी के संदर्भ में बनता है। बिहार में कितने प्रखंड है, तो बताइए। इस तरह के फॉर्मेट पर आप चलना चाहते हैं या पूरी तरह कोऑर्डिनेट फॉर्मेट पर चलना चाहते हो, वो आप लोग डिसीजन कीजिए। नेक्स्ट है अनुमंडल सब डिवीजन। कई प्रखंडों को जोड़कर एक अनुमंडल बनाया जाए, जिनका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, अनुमंडलाधिकारी होता है। एसडीएम जिसे बोला जाता है। आप लोग की जो भी बीपीएससी के द्वारा नियुक्ति होगी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, तो इसी पर होती है, एसडीएम के तौर पर होती है। बिहार में कितने अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट है जिला या मंडल डिस्ट्रिक्ट, जिसे कहा जाता है। कई अनुमंडलों को, सॉरी यहाँ अनुमान लिखा गया, अनुमंडलों को जोड़कर मंडल या जिला का गठन किया जाता है। थोड़ा मिस्टेक होता है, एरर होता है, उसमें कॉपरेट कीजिएगा, ह्यूमन एरर ये सब है। इसे प्रशासनिक अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। वर्तमान में कितने जिले, 38 जिले हैं। और सबसे नवीन जिला कौन सा, अरवल। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए बिहार में किस जिले की अनुशंसा की गई है नवीन जिले के रूप में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए। प्रमंडल कमिश्नरी कौन होता है, कई जिलों को मिलाकर कमिश्नरी या प्रमंडल बनाया, जिसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, आयुक्त या कमिश्नर कहा जाता है। इसमें वर्तमान में बिहार के 9 प्रमंडल हैं। तो देखिए इस प्रशासनिक इकाई के सारे पार्ट को शामिल कर लिया गया। एमसीक्यू अगर बनाया जाए तो यहाँ से भी आपको 10 से 12 एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं। तो आप लोग देखते चलिए कितने एमसीक्यू इस 15 के सेट में आप लोग को मिलेगा। 15 का जो सेट है इस फॉर्मेट में, तो आपको एमसीक्यू बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम पंचायतों गठन के लिए सर्वप्रथम बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया। तो सबसे पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, इसके संदर्भ में ऑप्शन क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1959, ऑप्शन सी 1963, 1993, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर वर्ष 1947 ऑप्शन ए होगा। चलिए देखते हैं क्यों है ये। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर नए आप लोग फॉर्मेट पाए हैं तो इसे आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। बिहार के ग्राम पंचायतों गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही वर्ष 1947 में बिहार पंचायत अधिनियम पारित कर दिया गया था। तो वर्ष 1947 में ही पहला अधिनियम आ गया था। नेक्स्ट इसके बाद इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों वर्ष 1949 में विधिवत रूप से कार्य भी करना लगा था। कब कार्य करने लगा था, वर्ष 1949 में, 1949 से कार्य करने लगा था। इसके संदर्भ में भी बातें देखने को मिलती है। बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम में संशोधन किया गया। वर्ष 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जो 2 अक्टूबर 1963 से लागू है। तो ये भी एमसीक्यू के तौर पर शामिल किया जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन के उपरांत बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया और वर्ष 2006 में पुनः इस अधिनियम में संशोधन किया गया और एक क्रांतिकारी डिसीजन लिया गया था। बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण जो पंचायती राज में दिया जाता है, इसी एक्ट के तहत दिया गया था। तो देखिए एमसीक्यू यहाँ से कितने आपको बनते हैं। तो यहाँ भी आपको 10 से 11 एमसीक्यू जरूर बनाए जा सकते हैं, 10 से 12 एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं। तो आप लोग देखिए आप लोग किस फॉर्मेट पर जाना चाहते हैं, आप लोग डिसाइड कीजिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट द्वारा शंका जरूर रहता है कि जो पहले का यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है उनके फॉर्मेट को हटकर अलग फॉर्मेट पर हम जाएंगे तो क्या नुकसान क्या फ़ायदा होगा। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं एमसीक्यू या कोऑर्डिनेट वन जो टॉपिक होता है उसके संदर्भ में, कि यहीं से प्रश्न होंगे। अगर आप लोग इसको अच्छे तरह से ध्यान देंगे तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान में अधिक रहेगा। तो इसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड, जूम ज़्यादा हो गया है। हाँ नेक्स्ट चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन आपको, बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल निम्न में से कौन हैं या कौन थे, इसके संदर्भ में प्रश्न आपको पूछा गया है। तो इसके संदर्भ में ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी उज्ज्वल नारायण सिन्हा। ऑप्शन सी जगन्नाथ कौशल। ऑप्शन डी
वल्लभ नारायण सिंह, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेम फॉर्मेट आपको इंग्लिश वाले फॉर्मेट में मिलता है, बाइलिंगुअल में भी, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ दिखा दी जा रही है, तो आप लोग चीज़ों को देखिए। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर इसका उज्ज्वल नारायण सिन्हा होंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में उज्ज्वल नारायण सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 5 सितंबर 1970 से 29 सितंबर 1972 तक ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसी क्रम में इनकी नियुक्ति की गई थी। 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 के बीच ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये प्रथम थे। द्वितीय कौन थे? कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कृष्ण वल्लभ जो नारायण सिंह थे, उनकी नियुक्ति द्वितीय कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कब की गई थी? 31 जनवरी 1969 से 20 सितंबर 1979 के बीच में की गई थी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कुल कितने कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं बिहार में, क्योंकि अगला वीडियो उसी संदर्भित होगा। तो आप लोग बताइए कुल कितने कार्यवाहक, टोटल कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं बिहार में। तो आपको एमसीक्यू के तौर पे यहाँ भी बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न, मगध प्रमंडल के तहत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मगध प्रमंडल के तहत, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर मगध कमिश्नरी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी नवादा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, नालंदा जिला मगध प्रमंडल के तहत नहीं आता है। तो इसके संदर्भ में देखते हैं क्या एमसीक्यू है। तो मगध प्रमंडल के तहत कौन कौन आता है? तो गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल जिला आता है। तो इसमें कुल 5 जिले आते हैं मगध प्रमंडल में। ये प्रश्न बीपीएससी से पूछा जा चुका है, तो आप लोग समझिए कहाँ से प्रश्न होते हैं। अब इस 100% की गारंटी इसी आधार पर दी जा रही है। अगर प्रश्न इस टॉपिक्स को उठाएगा कि प्रमंडल से प्रश्न पूछना, मगध प्रमंडल से, तो इसी से प्रश्न होगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि इससे अतिरिक्त बातें नहीं मिलेगी कहीं भी। पटना प्रमंडल की तरह पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर जिला शामिल है पटना प्रमंडल के तहत। मगध में कौन था? तो गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल जिला 5 जिला। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर जिला शामिल है। इसके संदर्भ में कुल 5 जिले हैं। तो मैप दिया गया, मैप के आधार पर बहुत सी चीज़ें आप लोग और भी जो जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ। तो देखिए प्रमंडल में आप लोग को कौन कौन जिला शामिल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, और थोड़ा मोट, चलिए पटना प्रमंडल के तौर पर देख रहे हैं इस जिला कौन कौन सा शामिल है। आप लोग सारे जिले को यहाँ देख लीजिए। मगध में आप लोग को यह जिला शामिल है। मुंगेर में यहाँ के जिला शामिल है, जिसमें आपको मुंगेर, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई सब जिले शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद भागलपुर में भागलपुर और बांका प्रमंडल जिला शामिल होता है। पूर्णिया में आप लोग को अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिला शामिल होगा। दरभंगा में 3 जिला शामिल है। उसी प्रकार तिरहुत में आपको देखिए बिहार के कौन जिला, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला शामिल है तिरहुत के तहत। और आपको इधर आपको शामिल है गोपालगंज, सिवान, सारण, आपको सारण प्रमंडल में शामिल है। तो इससे आपको बहुत से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और भी चीज़ें अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां प्रश्न में आपको मिलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, इससे संदर्भित प्रश्न। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, ऑप्शन डी और 155, और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 के तहत। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ शामिल की गई है जो एमसीक्यू बनेगा। बिहार में संविधान का भाग 6 में केंद्रीय संघीय ढांचे के संदर्भ में बातें की गई है। उसकी बातें को और देखते हैं। उसके साथ ही अनुच्छेद 152 से 237 तक
संबंधित राज्य के प्रावधान किए गए हैं, तो इसके संदर्भ आपको एमसीक्यू बनेगा। अनुच्छेद 153 राज्यों के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु अनुच्छेद में कोई एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का नियुक्ति की जा सकती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस किस वाद के बाद आया, क्योंकि इसकी चर्चा की जा चुकी है। नेक्स्ट है 154 राज्य के सिफारिश शक्ति और राज्य की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में बातें की जाती है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है राज्यपाल। नेक्स्ट 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या मोहर सहित रहेगा, वह अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। 156 अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि अवधि कितनी होगी, इसके संदर्भ में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 156 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के बाद अर्हता कोई व्यक्ति राज्यपाल होने का पात्र कौन होगा, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 157 में चर्चा है। वह तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए ये 35 वर्ष ही क्यों रहता है। राज्यसभा के विधायक में भी 35 वर्ष है, तो इसके संदर्भ में आप चीज़ों को देखिए। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके संदर्भ में चीज़ों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है अनुच्छेद, आप लोग को नोट याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 151(2) के तहत राष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक किसी भी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है, अर्थात विधानमंडल कहने का मतलब विधानसभा के पटल पर। तो वो अनुच्छेद कितना होता है, अनुच्छेद 151(2) के तहत। तो ये एमसीक्यू के तौर पर बहुत यहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ 15 से 20 एमसीक्यू जरूर बनाया जा सकता है, अगर बनाने की स्थिति आप लोग में है तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा, 9वां प्रश्न है, झारखंड के अलग होने से पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। यह प्रश्न है कि झारखंड जब अलग हुआ उससे पूर्व बिहार में विधान परिषद की कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 112 112। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 96। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 171 में वर्णित उपबंधों के अनुसार परिषद कुल सदस्यों की संख्या 72 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है पुनः, सॉरी यहाँ 72 नहीं 75 होगा बिहार के संदर्भ में, यहाँ इरर हो गया 75, आप लोग देख लीजिए, इसको मानिएगा। पुनः विधान परिषद अधिनियम 1900 ये शुरुआत की बात हो रही है, जब बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था उस समय 72 की गई थी, सही है। पुनः विधान परिषद अधिनियम 1957-1968 में परिषद के सदस्यों की संख्या 72 से बढ़ाकर 96 कर दी गई थी। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार में 18 जिलों और 4 प्रमंडलों को मिलाकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग एक झारखंड राज्य का गठन किया गया, जिसमें विधान परिषद की संख्या 96 से घटाकर वर्तमान में 75 निर्धारित किया गया। तो देखिए एमसीक्यू कब कहाँ से बन सकता है, किस रूप से बन सकता है। शुरुआत में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72 थी, बढ़ाकर कितनी की गई, कब की गई, कितने जिलों को और प्रमंडलों को जोड़कर बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा बीपीएससी में। वर्तमान में 75 है, तो एमसीक्यू यहीं से बनते हैं, बिहार बीपीएससी प्रश्न यहीं से बनाती है। वर्तमान बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य विधानसभा से निर्वाचित होते, विधान परिषद के लिए। नेक्स्ट है 6 सदस्य होंगे शिक्षक निर्वाचन से क्षेत्र से होते हैं, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं, 24 स्थानीय प्राधिकरण और स्थानीय निकायों से होते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, कुल 75 सदस्य। देखिए एमसीक्यू यहीं से होगा, जिस रूप से अब प्रश्न पूछा बीपीएससी पूछता है उसके संदर्भ में देखिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न क्या है। वर्ष 1912 नवीनतम प्रांत जो बिहार उड़ीसा बना था उसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर निम्न में से किन्हें बनाया गया था, कौन बने थे, उससे संबंधित प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड किले, ऑप्शन बी जॉर्ज डॉक नाइट, ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ऑप्शन डी एडम वोक्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है।
तो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा दिल्ली दरबार जब लगाया था 12 दिसंबर 1911 में बिहार उड़ीसा प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो कब की गई थी, किस दरबार में की गई थी, आपको यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। 22 मार्च 1912 को नए प्रांत के रूप में बिहार उड़ीसा का गठन हुआ था। उड़ीसा का 1 अप्रैल 1912 को चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार उड़ीसा के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे। तो एमसीक्यू आपको देखिए यहाँ से ही बनेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह देने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 में संशोधन किया गया था, जो क्या नाम से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912। एक एक्ट आई थी 1912 में जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912। उसमें बिहार विधान परिषद के गठन का बात कहा गया था, जिसमें 9 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य, 19 आपको सदस्य रखे गए थे। टोटल 19 सदस्य के संदर्भ में इस मनोनीत 19 सदस्य थे, 3 पदेन सदस्य थे, 21 निर्वाचित सदस्य थे। तो इस संदर्भ में आप लोग को बातें देखने को मिलती है कि कुल कितने सदस्य हुए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना के पटना कॉलेज उसके बांकीपुर के सामने, जब आप अशोक राजपथ से जाते हैं, पटना कॉलेज का जो ऑफिस गेट है उसके बाद जो बिल्डिंग आती है वही आपका सभागार था, जहां विधानसभा पहली बैठक की गई थी विधान परिषद की। तो इसके संदर्भ में आप लोग को प्रश्न देखने को मिलता है। अब इससे बाहर विधान परिषद से प्रश्न इस टॉपिक से पूछता है बीपीएससी, तो इससे बाहर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे चीज़ों को यहाँ शामिल कर लिया गया है और भी चीज़ें अगले वीडियो में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न क्या है। बिहार मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्न में से कौन है? बिहार के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। दीपक प्रसाद, ऑप्शन बी श्याम किशोर वर्मा, ऑप्शन सी नरेंद्र सिन्हा, ऑप्शन डी HR श्रीनिवास, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी HR श्रीनिवास। तो देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन। बिहार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में HR श्रीनिवास की नियुक्ति की गई है। 1 लाइनर ये प्रश्न होता है, इसके संदर्भ में चीज़ें ज़्यादा बीपीएससी नहीं पूछता है। और भी जो चीज़ें होंगी अगले वीडियो में जरूर शामिल किया जाएगा, पर इसके संदर्भ में 1 लाइनर ही आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न क्या है। बिहार विधानसभा अनुसूचित जनजातियों ST की बात हो रही, सिविल ट्राइब की बात हो रही, कितनी सीट आरक्षित है? तो इसका सीट ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 2 होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीट, जिसमें से 40 आरक्षित सीट है। तो आपको एमसीक्यू यहाँ भी पूछ सकता है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने आरक्षित सीट है? तो कुल 40 सीट है, जिसमें 38 अनुसूचित जाति SC के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए आरक्षित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वो 2 सीट कौन कौन सा है, क्योंकि अगला वीडियो उसके संदर्भित रहेगा, इसलिए नहीं नाम लिया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बताते चलिए, बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। संविधान का अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में SC ST वर्ग के लिए, जबकि 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, पर 104 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 333 जो है उसे समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 104वां संविधान संशोधन है। 104 जो संविधान संशोधन किया गया है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी आंग्ल भारतीय समुदाय, ऑप्शन डी आर्थिक रूप से कमजोर और वर्ग जो है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जो उनसे संदर्भित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि तीनों से संदर्भित है, SC ST और आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो देख लेते हैं क्या है इसके संदर्भ में। 104 जो संविधान संशोधन किया गया वो 332 के संदर्भ में आपको 25 जनवरी 2020 को किया गया था ये संविधान संशोधन। इसमें लोकसभा राज्य विधानसभा सीटों का आरक्षित जो SC ST के लिए सीट था वो 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष के लिए कर दिया था, 2030 के लिए कर दिया गया है। साथ ही इसी संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित जो सीट थी उसे हटा दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो इससे संदर्भित बातें आपको और भी अगले वीडियो में मिलेगा। इसके संदर्भ में 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न आपको
बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, कौन नियुक्त हुए? तो ऑप्शन ए आर.के. महाजन, ऑप्शन बी विनोद कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी श्यामा किशोर वर्मा, ऑप्शन डी ललित किशोर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर विनोद कुमार सिन्हा होंगे। सॉरी, यहाँ आंसर लिखा गया है, कोई बात नहीं, एरर होता है कभी कभी। तो देख लेते हैं, पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष के रूप में इन्हें बनाया गया है। आर.के. महाजन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। श्याम किशोर वर्मा बिहार लोकायुक्त हैं। फिर ललित किशोर बिहार के महाधिवक्ता हैं। दिलमणि मिश्रा बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष है। हालांकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, फिर भी अभी तक इन्हें ही पद नियुक्ति दी गई है। वर्तमान में देखिए फिर किनको नियुक्त किया जाता है, जिसके संदर्भ में चीज़ें देखने को मिलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन में लंबा वीडियो जरूर होता है, पर बहुत सी चीज़ों को कवर किया जाता है, इसलिए धैर्य के साथ, सब्र के साथ आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत फायदा होगी, इसकी गारंटी है। जो भी प्रश्न शामिल किए जाते हैं वो ट्रिपल स्टार के होते हैं, उससे सभी इर्द गिर्द जो बातें होती हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा बीपीएससी। लास्ट प्रश्न है, बिहार संसद, जो भारतीय संसद है, बिहार के कितने सीटों को आरक्षित करता है? भारतीय संसद या प्रश्न बीपीएससी ये भी पूछा था, बिहार से कुल कितने सांसद नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं, इसके संदर्भ में प्रश्न बीपीएससी पूछ चुकी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन डी 56, ऑप्शन डी 60 और इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 56 का होता है। 16 राज्यसभा से, 40 लोकसभा के लिए, तो कुल 56 सांसदों की चयन होता है बिहार से। तो भारतीय संसद में नियुक्त आरक्षित सीट है 56। तो चलिए देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इस एक्सप्लेनेशन के तौर पर यही है जो मैंने अभी बोला, कुल 40 सीट लोकसभा से, 16 सीट राज्यसभा से, कुल 56 सीट आरक्षित है। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। और भी जो वीडियो होंगे और भी सीरीज होगा वो जल्द ही जल्द आप लोग के सामने लाया जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो का मजा लीजिए और पिछला जो वीडियो हिस्ट्री पे बना है वो भी आप लोग देखिए। पिछला वीडियो जो सेट 1 है वो हिस्ट्री का सेट 1 आ चुका है। बीपीएससी पॉलिटी का जो आज सेट 1 जाएगा आप लोगों के सामने, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद के साथ इसे एंजॉय करते हुए इसे अपने अध्ययन सामग्री में शामिल कीजिए और हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। तब तक मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।